नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। त्राल मुठभेड़ में पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मुदस्सिर ढेर। पुलवामा हमले के बाद से मारे गए जैश ए मोहम्मद के 6 टॉप कमांडर समेत 18 आतंकी। भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत होते संबंधों के बीच परिवहन, स्वास्थ्य, पेयजल और शिक्षा से जुड़ी 4 परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रोजेक्ट से आएगा लोगों के जीवन में सुधार। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में पंचकुला की विशेष एनआईए कोर्ट में फैसला टला। अब 14 मार्च को एनआईए कोर्ट फैसला सुनाएगी। 12 साल पहले समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में हुए थे धमाके। आम चुनाव को लेकर ट्विटर ने किया पॉलिटिकल विज्ञापनों के लिए नई नीति का ऐलान। पार्टी और उम्मीदवार को विज्ञापन देने के लिए पहले लेना होगा सर्टिफिकेट। चुनाव आयोग ने किया उम्मीदवारों को सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देना अनिवार्य। और सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा, हुकुमदेव नारायण यादव, करिया मुंडा और प्रवीण जमनादास गोवर्धन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित। दिवंगत कुलदीप नैयर को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 56 हस्तियों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज जैश ए मोहम्मद का कमांडर और पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मुदस्सिर को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने कल दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में पिंगलिश में घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी करने पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें एक की पहचान मुदस्सिर के तौर पर हुई है। Two identities which have come. One Mudassir is confirmed. The other identity which we have received is Code Khalid, who is a Pakistani terrorist apparently of Jaish-e-Mohammed. पुलवामा आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बलों के अभियान में अब तक 18 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 6 टॉप कमांडर शामिल हैं। सेना का कहना है कि आतंकियों के खत्म होने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। सीआरपीएफ का कहना है कि पुलवामा आतंकी हमले में शामिल किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। We are working in close coordination with the National Investigative Agency, the NIA, and I'm sure sooner than later the rest of these players who are involved in this attack on our convoy shall be dealt with. That's all. And we have eliminated 18 terrorists so far in last 21 days. Out of them, 14 being from JEM, and 6 of them their main commanders. And we have also eliminated JEM's second commander, Mudassir, who was active for more than a year now and was the main conspirator in the National Highway convoy attack on the CRPF convoy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सड़क यातायात, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में 4 परियोजनाओं का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साझा उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी प्रोजेक्ट सीधे रूप से जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों ने परिवहन से लेकर ज्ञान के क्षेत्र में भी संपर्क बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेश के लिए 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें बांग्लादेश की सड़क परिवहन निगम को बसों और ट्रकों की आपूर्ति, बांग्लादेश के 5 जिलों में 36 सामुदायिक चिकित्सालयों का लोकार्पण किया। नेशनल नॉलेज नेटवर्क बांग्लादेश के विस्तारीकरण की शुरुआत हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच ये सहयोग परियोजनाएं लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास का प्रतीक हैं। बसों और ट्रक्स की आपूर्ति
बांग्लादेश सरकार द्वारा एफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के प्रयासों में सहायक भूमि अदा करेगी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हजारों घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे और कम्युनिटी क्लिनिक्स इससे लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित होंगे, जिन्हें अपने घरों के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। भारत बांग्लादेश संबंध दोनों देशों की जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूती पर जोर दिया और बांग्लादेश की विकास यात्रा में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। एक्सेलेंसी, साथ मिलकर पिछले 5 वर्षों में भारत बांग्लादेश संबंधों के सोनाली अध्याय के लिए काम करने को मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 5 वर्ष हमारे लिए जितने गौरवशाली रहे हैं, आगामी 5 वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंध उससे भी अधिक ऊंचाई हासिल करेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किन्हीं 2 देशों के नेतृत्व के बीच में इतना सरल संपर्क होना अपने आप में दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच संबंध कितने गहरे और मजबूत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की खबरों से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों की हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में जुट गई हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। इसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में पार्टी के संकल्प पत्र पर मंथन हुआ। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में किन मुद्दों को शामिल करना है, इस पर विचार विमर्श किया गया। वहीं कांग्रेस ने केरल और कर्नाटक के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम पर विचार शुरू कर दिया है और केरल और कर्नाटक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। कमेटी की अगली बैठक 15 मार्च को होगी। इसके बाद दावेदार प्रत्याशियों के नाम पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास भेजे जाएंगे। वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। इधर तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी ने आज 10 लोकसभा क्षेत्रों में टिकट चाहने वालों का बकायदा इंटरव्यू लिया। पैनल में मुख्यमंत्री ई पलानीसामी और उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम शामिल रहे। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 18 अप्रैल को चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में तेजी आ गई है। पार्टी दफ्तर में जहां लोगों की आमद बढ़ गई है, तो वहीं बीजेपी ने अब की बार फिर मोदी सरकार के साथ विकास के मुद्दे के साथ चुनाव में उतरने की बात कही है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि मजबूत नेतृत्व बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में आई थी। इस बार पार्टी ने अब की बार फिर मोदी सरकार और मोदी है तो मुमकिन है का नारा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह के मुताबिक इस चुनाव में पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है और नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेतृत्व के सहारे पार्टी दोबारा केंद्र में वापसी की राह देख रही है। जो उन्होंने काम किया वह विकास का एजेंडा लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। सफल नेतृत्व का मुद्दा लेके आगे बढ़ेंगे, विश्वसनीय नेतृत्व का मुद्दा लेके आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व का मुद्दा लेके आगे बढ़ेंगे। भारत का मान सम्मान जिस प्रकार से बढ़ा है उसको लेकर के हम चुनाव में जाएंगे और ओवरऑल अब जिस स्पीड से भारत का विकास हो रहा है उसको और आगे बढ़ाना है। तो 2019 में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बनना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि पहले से अधिक सीटें जीत करके हम सरकार बनाएंगे।
इस चुनाव को विपक्षी महागठबंधन बनाम नरेंद्र मोदी प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का मानना है कि महागठबंधन उनके लिए चुनौती नहीं है। तो ऐसा गठबंधन कभी चलता नहीं है। देश की जनता जानती है कि यह गठबंधन एक व्यक्ति को रोकने के लिए है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई तथ्य पे बात नहीं करते, तो इसलिए ऐसा गठबंधन कभी सफल होता नहीं है। बीजेपी का मानना है कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ने प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व को दिखाया है, जिससे जनता में सकारात्मक संदेश गया है। पार्टी मोदी है तो मुमकिन है कि बलबूते जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर चुकी है और बीजेपी सूत्रों के मुताबिक गीतकार प्रसून जोशी राष्ट्रवाद पर नया गीत भी लिख रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करेगी। कृष्ण मोहन शर्मा के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर पर फेक न्यूज़ और चरमपंथ के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिशें करती आई है। आम चुनाव 2019 की घोषणा के साथ ही ट्विटर ने भी पॉलिटिकल विज्ञापनों के लिए नई नीति का ऐलान कर दिया है। इस नीति के मुताबिक किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार को ट्विटर पर अपना विज्ञापन देने के लिए पहले सर्टिफिकेट लेना होगा। आम चुनाव के ऐलान के बाद देश में लोकतंत्र के त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। रैलियां, भाषण, पब्लिक मीटिंग से प्रचार के पारंपरिक तरीकों के साथ सोशल मीडिया भी प्रचार का एक अहम माध्यम बन गया है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए नई ट्विटर एड पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी का मकसद ट्विटर प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों से पारदर्शिता लाना है, जिसके तहत कोई भी ऐड जो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा दिया जाए या एक पॉलिटिकल कैंडिडेट द्वारा दिया जाए या किसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए दिया जाए, उस ऐड को एक विशेष रूप से फ्लैग किया जाएगा। उसको सिर्फ चिन्हित लोग ही दे सकते हैं और इसके लिए लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा ये ऐड डालने के लिए। तो उनको अपने इलेक्शन, या तो पार्टी है तो उसको सर्टिफिकेट के साथ अपने, अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको अपने सर्टिफिकेट के साथ, या अगर कोई इंडिविजुअल है जो किसी पार्टी या कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है तो उसके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है उसके बाद देने के बाद ही वो ऐसे ऐड डाल पाएंगे। नई ट्विटर एड पॉलिसी के मुताबिक किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता को ट्विटर पर विज्ञापन देने के लिए सर्टिफिकेट लेना होगा। सर्टिफिकेट लेने के लिए उसे 3 दिन पहले आवेदन करना होगा। चुनाव आयोग की मुहर के बाद ही राजनीतिक पार्टी या नेता ट्विटर पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं। इस पॉलिसी के जरिए कोई भी व्यक्ति विज्ञापन पारदर्शिता, केंद्र की मदद से किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन, ट्विटर पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन, बिलिंग की जानकारी, विज्ञापन व्यय और टारगेटिंग डेमोग्राफिक डेटा की जानकारी अगले 7 दिन तक ले सकता है। ट्विटर ने यह भी कहा है कि भारत में रहने वाला उनका कोई भी एम्प्लॉई ये चीज़ निर्धारित नहीं करेगा। अभी कुछ दिन पहले उनको संसद ने बुलाया था, प्रिविलेज एक्शन कमेटी ने उनको एक नोटिस भी दिया था, तो उन्होंने ये क्लियर किया कि भारत में हम निर्धारित नहीं करते, इसको हम अमेरिका में निर्धारित करते हैं। तो मतलब अमेरिका में बैठ करके लोग निर्धारित करेंगे कि भारत में चलने वाला कौन सा एड पॉलिटिकल है और नहीं है। ट्विटर की ये एड पॉलिसी अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में लागू की गई थी, जिसके बाद इसे यूरोपियन यूनियन और अब भारत में लागू की गई है। ट्विटर जल्द ही इस पॉलिसी को ऑस्ट्रेलिया में चुनावों में भी लागू करेगा। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम चुनाव का सफर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। देखिए देश देशांतर मेरे साथ रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
to discuss further the importance of Latin America and Central America in diplomatic and strategic sphere for India. The Vice President set the stage for a new stage of expansion in our relations with Latin America. Explore ways of accessing third country markets, for instance, for both goods as well as for services. And this could be a mutually beneficial kind of a relationship. Latin American countries have been more afflicted by narco-terrorism, and but they understand the pains and the rigor and the devastation that terror causes. देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नई तकनीक, नई सोच और समाज में उनका योगदान। आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी उन व्यक्तियों से जिन्हें 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म सम्मान मिला है। देखिए सम्मान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को विस्तृत सुनवाई करेगा और कोर्ट ने आज कानून पर रोक लगाने या मामला बड़ी बेंच को भेजने का आदेश देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी जरूरी आदेश होगा उस पर अगली तारीख को विचार किया जाएगा। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने क्रिश्चियन मिशेल से आगे पूछताछ की इजाजत मांगी है, जिस पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस भेज दिया है और जवाब मांगा है। ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से आगे पूछताछ के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। दूसरी तरफ जेल में बंद बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसके लिए उसने स्पेशल सीबीआई जज को पत्र लिखकर शिकायत भी की है। कोर्ट ने जेल प्रशासन से मंगलवार को मिशेल को पेश करने के लिए वारंट जारी किया है। 2007 में समझौता एक्सप्रेस में हुए ब्लास्ट मामले में पंचकुला की विशेष एनआईए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पंचकुला की विशेष अदालत मामले में अब 14 मार्च को फैसला सुनाएगी। मामले में मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद हैं। गौरतलब है कि दिल्ली लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को पानीपत के नज़दीक 2 बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 67 लोग मारे गए थे और 12 अन्य घायल हुए थे। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि समझौता एक्सप्रेस ट्रेन धमाके की परतें कैसे खुलती गईं और किस तरह से आरोपी गिरफ्त में आए। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 की रात को बम धमाका हुआ था। इसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। ट्रेन दिल्ली से लाहौर जा रही थी। धमाके में जान गंवाने वालों में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे। मृतकों में 16 बच्चों समेत 4 रेलवे कर्मी भी शामिल थे। यह विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुआ था। 20 फरवरी 2007 को इस मामले की जांच के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से एसआईटी का गठन किया गया था। चश्मदीदों के बयानों के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों के स्केच जारी किए। ऐसा कहा गया कि ये दोनों ट्रेन में दिल्ली से सवार हुए थे और रास्ते में कहीं उतर गए। इसके बाद धमाका हुआ।
पुलिस को घटनास्थल से ऐसे 2 सूटकेस मिले जो फट नहीं पाए थे। 15 मार्च 2007 को हरियाणा पुलिस ने इंदौर से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। ये मामले में की गई पहली गिरफ्तारी थी। पुलिस इन तक सूटकेस के कवर के सहारे पहुंच पाई थी। ये कवर इंदौर के एक बाजार से घटना के चंद दिनों पहले ही खरीदा गया था। बाद में इसी तर्ज पर हैदराबाद की मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह और मालेगांव में भी धमाके हुए। इन सभी मामलों के तार आपस में जुड़े बताए गए। जांच में हरियाणा पुलिस और महाराष्ट्र के एटीएस को एक हिंदू कट्टरपंथी संगठन के शामिल होने के संकेत मिले थे। 26 जुलाई 2010 को मामला एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने 26 जून 2011 को 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पहली चार्जशीट में स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी, रामचंद्र कालसंग्रा, संदीप डांगे और लोकेश शर्मा का नाम था। आरोपियों पर आईपीएस की धारा 120 के तहत साजिश रचने के साथ 302 यानी हत्या, 307 हत्या की कोशिश करना और विस्फोटक पदार्थ, रेलवे को हुए नुकसान को लेकर कई धाराएं लगाई गईं। अगस्त 2014 में केस के आरोपी स्वामी असीमानंद को जमानत मिल गई। कोर्ट में जांच एजेंसी एनआईए असीमानंद के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं दे पाई थी। उन्हें सीबीआई ने 2010 में उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनसीआरबी को साइबर क्राइम के बढ़ते दायरे को देखते हुए और ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है। ये बात राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 34वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गृह सचिव राजीव गाबा ने कही। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नीतिगत मामलों और अनुसंधान के लिए अपराध, दुर्घटनाओं, आत्महत्याओं और कारागृहों पर आंकड़ों के प्रामाणिक स्रोत के लिए एक नोडल एजेंसी है। इसकी गिनती केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्य करने वाली उन विश्वसनीय एजेंसियों में होती है जिसकी तरफ से जारी किए गए आंकड़े बहुत ही सटीक माने जाते हैं। एनसीआरबी देश के अपराधों के आंकड़ों के संग्रह, रख रखाव और विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। इथोपियन एयरलाइंस का एक यात्री विमान अदिस अबाबा से नैरोबी जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार चालक दल के 8 सदस्यों समेत सभी 157 यात्री मारे गए हैं। मरने वालों में 4 भारतीय भी शामिल हैं। विमान राजधानी अदिस अबाबा से करीब 60 किलोमीटर दूर बिशोफ्तू के पास क्रैश हुआ। विमान ने कल सुबह 8:38 पर उड़ान भरी थी, जिसके 6 मिनट बाद ही कंट्रोल रूम से उसका संपर्क टूट गया। 32 देशों के नागरिक इस विमान में सवार थे। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके कहा कि इथोपियन एयरलाइंस के विमान ET 302 के दुर्घटनाग्रस्त होने का पता चलने पर बहुत दुख हुआ। उन्होंने इथोपिया में भारतीय उच्चायुक्त को पीड़ित परिवारों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इथोपिया स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि मरने वाले भारतीय नागरिकों में पन्नागेश भास्कर वैद्य, हंसनी पन्नागेश वैद्य, नुकर वरपू मनीषा और शिखा गर्ग शामिल हैं। शिखा गर्ग पर्यावरण मंत्रालय में सलाहकार थीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। पीएम ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। इथोपिया विमान हादसे के बाद अब माना जा रहा है कि विमानन नियामक संस्था DGCA बोइंग 737 मैक्स 8 के प्रयोग को लेकर जांच कर सकता है। DGCA इस मामले पर एयरलाइंस जैसे जेट एयरवेज, स्पाइस जेट दोनों से बात कर सकता है, जो बोइंग के सबसे अधिक बिकने वाले जेटलाइनर के नवीनतम संस्करण को संचालित कर रहे हैं। जेट एयरवेज और स्पाइस जेट ऐसे 2 भारतीय वाहक हैं जो बोइंग 737 मैक्स 8 का संचालन करते हैं। हादसे के बाद चीन ने भी सभी घरेलू विमानन कंपनियों से बोइंग 737 मैक्स 8 का व्यावसायिक इस्तेमाल तत्काल बंद करने को कहा है। विदेश सचिव विजय गोखले आज से 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं और यात्रा के दौरान विदेश सचिव, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। विजय गोखले प्रमुख विदेश नीति और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए चुने गए 112 हस्तियों में से 56 को उन्होंने सम्मानित किया। बाकी बचे हुए लोगों को 16 मार्च को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में योगदान के लिए अमेरिका के जॉन चेम्बर्स, लोक कार्य के लिए सुखदेव सिंह ढींढसा, करिया मुंडा, हुकुमदेव नारायण यादव और प्रवीण जमनादास गोवर्धन को पद्म भूषण से सम्मानित किया। वहीं पत्रकारिता के लिए कुलदीप नैयर को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। साथ ही कला के क्षेत्र में योगदान के लिए मोहनलाल विश्वनाथन और बुद्धादित्य मुखर्जी को भी पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति ने पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर, डांसर प्रभुदेवा से लेकर रेसलर बजरंग पूनिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं कला और नृत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निर्देशक और अभिनेता प्रभुदेवा को पद्मश्री दिया गया। गायक और संगीत निर्देशक शंकर महादेवन और आनंदन शिवमणि को कला के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत, शतरंज खिलाड़ी हरिका द्रोणावल्ली और कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर को राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया। वहीं बंगारू आदिगलर अध्यात्म के लिए प्रोफेसर इलियास अली, चिकित्सा सर्जरी के लिए दिलीप चक्रवर्ती, पुरातत्व विज्ञान और डॉक्टर मामेन चांडी चिकित्सा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए गए। इसके अलावा प्रोफेसर इलियास अली, बाबूलाल दहिया, भागीरथी देवी, बलदेव सिंह ढिल्लों, संदीप गुलेरिया, बुलु इमाम समेत कई हस्तियों को राष्ट्रपति ने पद्मश्री से पुरस्कृत किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।